नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गैप डाउन के बाद उतार चढ़ाव के बीच बाजार में रिकवरी की कोशिश। निफ्टी निचले स्तरों से 100 पॉइंट सुधर कर 25,300 के करीब। आईटीसी, लीवर, नेस्ले ने दिया सहारा। वहीं नीचे से बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट सुधरा। हरे निशान में आया स्मॉल कैप, 3% ऊपर इंडिया विक्स। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पर सटीक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के चलते और फार्मा दौड़ा शेयर करीब 5% उछाल के साथ वादा का टॉप गेनर बना। वहीं नतीजों के बाद आईटीसी में खरीदारी कायम, लेकिन स्विगी 6% टूटा। उधर स्पॉटलाइट, लुपिन और यूएसएल में अच्छी खरीदारी कायम। आज मेटल शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली, करीब 3.5% फिसला इंडेक्स। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं नाल्को 7% ज्यादा फिसल कर एफएनओ का टॉप लूजर बना। साथ ही आईटी सेक्टर भी करीब 1.5% नीचे, लेकिन एफएमसीजी और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में खरीदारी। नतीजों के बाद आज का बिग स्टॉक डिक्सन टेक बना हीरो ऑफ द डे। शेयर करीब 5% चढ़कर वादा के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 68% बढ़ा। उधर दूसरे इमेज शेयर में भी जोश हाई, अंबर और पीजीएल भी भागे। नतीजों के बाद वेदांता और हुडको में बिकवाली, दोनों शेयर वायदा के टॉप लूजर शुमार। वहीं पेटीएम और मन्नापुरम फाइनेंस भी फिसले, लेकिन नतीजों के बाद ब्लू स्टार में खरीदारी, शेयर करीब 3% मजबूत। चलिए बात करते हैं अब इस शो की। वीरोर में रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ पिछले शो से राजेश सातपुते जी और गाबा सर बने हुए हैं। साथ ही कविता जी और अमोल जी भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक और बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुनथालिया जुड़ेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेंद्र कुमार से और केपीआईटी टेक की सीएफओ प्रिया हार्डिकर से इनके नंबर्स को लेकर। साथ ही आशीष से जानेंगे कि इस साल क्या हिस्टोरिक है बजट में, किस तरीके के रिकॉर्ड सेट हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक नज़र मार्केट पर, और सबसे पहले दिखाइए मुझे वोडाफोन आइडिया का इंट्राडे चार्ट और उसके साथ साथ इंडस टावर। पिछले कुछ मिनटों में मैसिव सर्ज आया है दोनों स्टॉक्स में, खासतौर से आइडिया में करीब 8% ऊपर। अब ये एफएनओ का टॉप गेनर बन चुका है। इंडस टावर भी उसके साथ साथ चला, ऑब्वियसली 1.5% के करीब। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छी रैली है। आज ईएमएस स्पेस में एक टर्न अराउंड के साइन दिख रहे हैं आपको। एम्बर एंटरप्राइजेस भी अब 4% ऊपर। ऑब्वियसली डिक्सन सुबह से टॉप गेनर से बना हुआ है, 4% डिक्सन ऊपर है। और केन्स टेक यहाँ पर भी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईटीसी, औरोबिंदो फार्मा, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छा मोमेंटम है। आज जो नहीं चल रहा है वो है मेटल्स। नाल्को 8% नीचे, वेदांता 6% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 6% नीचे, हिंडाल्को 5% नीचे, एनएमडीसी, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सेल सभी में गिरावट है। और स्विगी नंबर्स के बाद ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पर करीब 7% नीचे। वीरू जहाँ स्विगी आपके स्क्रीन पे अपने इस दौर के लो पे, और पोस्ट लिस्टिंग सबसे लोवेस्ट लेवल जो था वो था करीब मेरे ख्याल से 296 का, 293 का मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट उधर ही उसी की तरफ बढ़ता हुआ। अब चलिए पैनल से बातचीत करते हैं, और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रकाश का बसर राजेश सतपुते जी होंगे, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके कविता जी और अमोल जी जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। Very good morning, Viren ji. Good morning, everyone. And wishing Anuj sir a very happy birthday. थैंक यू कविता जी। Yes. Stock as of now, capital market से BSE का placement काफी अच्छा है, अपने सारे averages के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्राइस वॉल्यूम राइज एंड वाई गेन भी दिखता है। मुझे लगता है फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2920 2950 के प्राइस टारगेट के लिए आप बीएससी पर बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2845 का। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। Another will be from the PSU pack. Bank of India is looking good. 166 के लेवल पर as of now है। For the price move of 169, 172, बैंक ऑफ इंडिया पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 163 का। ओके, चलिए अब चलते हैं अमोल जी के पास। अमोल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी आज की दो ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मेरी तरफ से और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स देख रहा हूँ जो अच्छे खासे करेक्ट हुए और एक प्रॉमिसिंग लेवल्स के आसपास है, तो उसमें से रिलायंस एक फेवरेट रहेगा। 1385 के आसपास चल रहा है।
पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1440 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1360 का। एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है, यहाँ से एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस रिलायंस में दिख के आ रहे। दूसरा अपोलो हॉस्पिटल के साथ जाना चाहूंगा, इसमें भी एक करेक्शन पूरा किया हुआ है, 6890 के आसपास है, 7165 तक के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 6750 का। ओके, चलिए 2 ट्रेड्स आपके हो गए। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, देखिए डिफेंस पे मेरी नजर है। जैसे कि माझगांव डॉक पे मैंने बात की थी, तो यहाँ पे भारत डायनामिक्स देखिए, आई थिंक नंबर्स भी है 1535 के आसपास चल रहा है, तो 1500 का स्टॉप लॉस रखे, बीडीएल बाय करे। 1580 से लेके 1600 तक का यहाँ पे एक स्विंग आना चाहिए। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा पॉलीकैब। अगर आप पॉलीकैब का चार्ट देखें तो मुझे थोड़ा ये वीक लग रहा है। प्रोबेबली दिस इज एग्जिट अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 200 डीएमए को फेस कर रहा है। 7000 के आसपास है, 7050 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक्सक्यूज मी पॉलीकैब बेचे। मेरा इसका टारगेट रहेगा करीबन 6900 से लेके 6850। गाबा सर, आपकी 2 ट्रेड्स। एक रहेगा ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में एक अच्छी तेजी है, बहुत अच्छा बार बना है, 1795 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1775 का स्टॉप लगाएंगे, 20 रुपए का टारगेट 1850। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड हो, लेकिन ब्लू स्टार में एक तेजी नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है फोर्टिस। फोर्टिस में बेस बढ़िया बना है, ट्रेड करा है 850, 10 रुपए का स्टॉप लगाएंगे 840 का, टारगेट 870। तो 1:2 यहाँ पर भी बनता है फोर्टिस। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे कैनरा बैंक के नंबर्स की, जहां कंपनी की ब्याज से आय लगभग फ्लैट रही, लेकिन मुनाफा 26% बढ़ा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेंद्र कुमार। भावेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेकेंड क्वार्टर की कॉन कॉल के बाद आपने कहा था कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ बॉटम बन चुका है, लेकिन उसके बाद एक और रेट कट हुआ। अब क्या ये 2.45% पे बॉटम माने, या फिर थोड़ी सी और डिक्लाइन आ सकती है यहाँ पर, स्पेशली इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में? गुड मॉर्निंग आपको भी और सारे दर्शकों को कैनरा बैंक की तरफ से और मेरे तरफ से भी। और जैसा कि आपने बताया है, जो निम हमारा जो 2.45 और 2.5 का जो हमने एक गाइडलाइन दिया था लास्ट टाइम, अभी ऑलमोस्ट ये बॉटम आउट हो चुका है, क्योंकि अबाउट 20% जो हमारा डिपॉजिट है वो रिप्राइस होना है, और ये इस क्वार्टर में रिप्राइस हो जाएगा। तो मेरा सेंस यही बनता है कि अभी हम लोग वही 2.5 के करीब जो हमारा निम होगा वो उस पर स्टेबल रहेगा। और हम लोग दूसरी बात, जो रिटेल रैम सेगमेंट जिसको बोलते हैं, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई और गोल्ड, जहां हमारा काफ़ी ट्रैक्शन है, तो उसमें हम लोग कुछ 25% जो है ना अबव द टारगेट वो बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, सो दैट जो मार्जिन इधर से मिलेगा और जो यील्ड ऑन एडवांसेस थोड़ा सा बेटर रैम सेगमेंट में मिलने से हमारा निम के ऊपर जो इम्पैक्ट जो है वो स्टेबल होगा, स्टेबलाइज होगा। पवन सर, मैं आता हूँ। आइए, आपने एनआईएम्स के पिक्चर क्लियर कर दी। आपकी Q3 में जो एडवांसेस ग्रोथ रही है वो 13.59 है, और FY26 में आई थिंक यू सेड अबाउट 10 to 11%। एग्जिस्टिंग क्वार्टर में एडवांसेस की दिशा कैसी है, और क्या फुल ईयर गाइडेंस में आप कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, कंसिडरिंग जो आपने 13.5% की ग्रोथ अचीव की है Q3 में, उसको देखते हुए? जी, जो हमारा जो लास्ट क्वार्टर, जो दिसंबर क्वार्टर का ग्रोथ था, ऑलमोस्ट हम लोग एक महीने में उसी तरह का ग्रोथ देख रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, जो रिटेल और एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ जो है प्लस एमएसएमई में वो सिमिलर ट्रैक्शन है। एक महीना का जो हमारे पास नंबर्स है ऑलमोस्ट 13 to 15% के बीच में रहने की संभावना है। और चूँकि ये जो क्वार्टर है ये बिजी क्वार्टर होता है हमेशा, तो इसमें ये जो कॉरपोरेट में भी कुछ बढ़ोतरी होगी, और एमएसएमई पर्टिकुलरली और रिटेल, क्योंकि रिटेल हाउसिंग और रिटेल व्हीकल हमारा, इवन एजुकेशन लोन, उसमें कैनरा बैंक स्ट्रॉन्ग है, और एग्रीकल्चर और गोल्ड लोन में भी हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसमें हमको मार्जिन्स मिलते हैं। और जो हमारा 13 to 15% जो हमने गाइडेंस के अगेंस्ट 9 to 11% था,
उसके अगेंस्ट 13 to 15% का ग्रोथ हम देखते हैं इस क्वार्टर में भी, करंट क्वार्टर में भी। ओके अच्छा, आपकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में एक स्लाइट डिक्लाइन है, आई मीन हार्डली 3 बेसिस पॉइंट, बट मैं आप ये भी देख रहा हूँ कि डिपॉजिट ग्रोथ में आपके एक अच्छा इजाफा है 13%, कंसिडरिंग लिक्विडिटी सिचुएशन एंड आई थिंक फ्लो ऑफ डिपॉजिट्स टुवर्ड्स कैनरा बैंक, जिस तरीके से डिपॉजिट आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगले क्वार्टर में या फिर अगले 6 महीने में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में कितनी और कमी आ सकती है? कुछ इसका सेंस दे सकते हैं सर आप? जी हाँ, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जैसा कि हम देखते हैं सितंबर टू दिसंबर 4 बेसिस पॉइंट का जो डिक्लाइन है, और जैसा कि हमने बताया 20% जो हमारा डिपॉजिट है अभी वो रिप्राइस होना है, जो हायर रेट पे रखा हुआ है। तो मेरा सेंस बनता है जो कुछ 5-6 बेसिस पॉइंट ये कम होने की संभावना है, क्योंकि हमने डिफरेंट बकेट में उसको कम किए हैं। और 6 महीने में इसका अगर कोई रेट कट नहीं होता है तो 5 से 6 बेसिस पॉइंट का कमी होने की संभावना दिख रहा है हमारे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में। और डिपॉजिट ट्रैक्शन भी ठीक है। हमने करीब अप्रैल से एसबी इंडिविजुअल में पर्टिकुलरली 11,000 नए खातों में जोड़े, 11,000 करोड़ का उसमें एक्रीसन है। और रिटेल टर्म डिपॉजिट में कैनरा बैंक हमेशा से स्ट्रांग रहा है, और इवन एसबी इंडिविजुअल और एसबी डिपॉजिट वो भी हमारा आप देखेंगे तो 8.5% एसबी डिपॉजिट है। इंडिविजुअल हमारा वो काफ़ी बढ़िया 10.52%, और करेंट अकाउंट में भी हमारा जो डिक्लाइन दिख रहा है वो एक अकाउंट में हमने कुछ करीब 26-27 हज़ार करोड़ आया था सितंबर में फॉर फ्यू डेज, तो उसके कारण अदरवाइज YOY देखते हैं तो उसमें भी हमारी जो है वो उसमें इंक्रीज दिख रहा है। शुक्रिया भाविन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। मीनवाइल बात की थी हमने वोडाफोन आइडिया की, सर्किट लग चुका है उसमें, अब 10% ऊपर है स्टॉक, वापस अपने FPO प्राइस के ऊपर निकलता हुआ करीब 11 पर इस समय। लेकिन अब बात करेंगे बजट की, काफ़ी हिस्टोरिक बजट होने वाला है ये, क्या है इसमें रिकॉर्ड्स, आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और देखिए हिस्टोरिक बजट रहेगा, सब अवेटेड है। और खास बात देखें तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इनके नाम ऑलरेडी कई सारे रिकॉर्ड है। कुछ रिकॉर्ड जो है मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। सबसे पहली बात अगर आप देखें तो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर वाली फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सिर्फ यही है। इससे पहले आप देखें तो CD देशमुख के नाम पर रिकॉर्ड था, जहां पर 6 साल 53 दिन कंटिन्यूसली थे, यानी एट अ स्ट्रेच थे। लेकिन अगर आप देखें तो टेन्योर को ब्रेक कर करके तो मोरारजी देसाई के नाम पर ये रिकॉर्ड है, जहां पर सबसे ज़्यादा टेन्योर इनका है। लेकिन एट अ स्ट्रेच देखें तो अब निर्मला जी के नाम पर ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा देखें तो फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है, क्योंकि इससे पहले जो इंदिरा गांधी थी इन्होंने फाइनेंस पोर्टफोलियो लिया था 70 से लेकर 71 के बीच में, लेकिन क्योंकि एडिशनल चार्ज था इसके लिए फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर का भी जो रिकॉर्ड है ये भी इन्हीं के नाम है। इसके अलावा 9 कंसेक्यूटिव बजट की स्पीच देने का रिकॉर्ड भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के नाम है। 2020 में देखें तो सबसे बड़ी स्पीच दी थी, 2 घंटे 42 मिनट की रिकॉर्ड स्पीच थी, भारत के बजट के इतिहास में सबसे बड़ी थी। और इनफैक्ट ये बजट की स्पीच और लंबी हो सकती थी, 2 पन्ने बच गए थे, लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा लग गया था इसी के चलते फिर वहाँ पर इसे टेबल कर दिया गया। 2019 में देखें तो लेदर ब्रीफकेस से स्विच किया गया बही खाते पर, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। और 2021 में फर्स्ट एवर डिजिटल यानी पेपर नहीं सीधे टैबलेट्स पर जो है बजट पढ़ा गया, तो इसके चलते देखें तो ये भी एक नया रिकॉर्ड बना। इतने सारे रिकॉर्ड बने हैं, अब उम्मीद है कि सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट बजट पेश करने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम हो। हाँ, शुक्रिया आशीष, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए बात करते हैं अब आगे की मार्केट पर और बजट पर भी। MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO मनीष सुनथालिया मौजूद हैं हमारे साथ। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। मनीष जी, एक सेंस बन रही है मुझे, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या एक जो ओवरनाइट हुआ है क्या एक रिवर्सल ऑफ कमोडिटी ट्रेड है, एंड इन दैट सेंस क्या इक्विटीज इस लेवल पर और खासतौर से इंडियन इक्विटीज में अब पैसा लगाने का समय आ गया है? देखिए अनुज जी, एक चीज समझने वाली बात है कि गोल्ड एंड सिल्वर तो बेसिकली डी-डॉलराइजेशन ट्रेड है, बट अगर आप कॉपर एल्यूमिनियम की बात करें तो बहुत ऊंचे दामों में डिमांड डिस्ट्रॉय होता है। तो ऐसा नहीं है कि $10,000 पर टन में जो कॉपर की डिमांड है $14,500 पर टन में वही डिमांड रहेगी। अगर $20,000 हो जाता है
और डिमांड होगी तो डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब की स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है नेक्स्ट 10 सालों के लिए। बट जो डिमांड एंड सप्लाई की डायनामिक्स है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट कंज्यूमर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही मानना है कि 10 से 15% आप अपने पोर्टफोलियो को गोल्ड एंड सिल्वर में रखें, और डी डॉलराइजेशन बिल्कुल है, पर ये प्रेशियस मेटल्स में ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। और जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेड पूरे मार्केट में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये थोड़ा सा एक्सेस हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आती हो रही है, ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 10% रखिए लेकिन प्रीशियस मेटल्स रखिए, वहाँ पे अगर वो वाकई आपको डी डॉलराइजेशन का बेनिफिट खेलना है तो उसके ज़रिए खेलिए। सही मायने में इतना वर्टिकल राइज सस्टेनेबल नहीं है। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, मेरी तरफ से भी आपको नमस्कार। ये बताइए, इस वक्त का ड्रीम रन चल रहा है पीएसयू बैंक्स में। अभी आपके आने से पहले हम कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, नंबर स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स मेंटेन कर रहे हैं। एक डिप का अनुमान था इस बार बैंकिंग में, एनआईएम्स में वो स्लाइड डिप है, बट पीएसयूज बहुत कमांडिंग पोजीशन में है। अभी पीएसयूज में कितना दमखम देखते हैं आप बाकी है? आई मीन जस्ट फॉर इंस्टेंस एसबीआई ने लगभग साल भर में 30% 25% का स्विंग दिया है, अभी पीएसयूज में कितना दमखम है? रिंदे जी, एक चीज समझने वाली बात है, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर पीएसयू बैंक फॉर बट फॉर द मार्केट एज अ होल। जो लास्ट 5 साल में जो पैसे आए हैं, कुछ बहुत पॉपुलर सेक्टर तो कुछ पॉपुलर नेम्स में एक्सेसिव एलोकेशन हुए, तो इससे क्या हुआ है कि बाजार बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो गया। तो पीएसयू जो है एक ओवर ओन्ड या बहुत पॉपुलर सेक्टर, और एक अंडर ओन्ड और बहुत हेटेड सेक्टर। तो जो पीएसयू बैंक्स की आप बात कर रहे हैं या पीएसयूज इन जनरल की आप बात कर रहे हैं, वो हेटेड सेक्टर्स में, अंडर ओन्ड सेक्टर्स में। और यहाँ पर जब भी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, और अर्निंग्स ग्रोथ आई है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सस्ता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स में काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब ओवर एलोकेशन की पॉसिबिलिटी है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, क्रेडिट कॉस्ट कम रही है, आपकी निम्स मोर और लेस बॉटम आउट दिख रही है, तो दोनों को टेलविंड दिख रहा है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पर प्राइवेट सेक्टर ओवर ओन्ड है हर पोर्टफोलियो में, इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो में, इन इवन यूएचएनआई एचएनआई पोर्टफोलियो में आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड अदर्स ये आपको दिखेंगे। बट आपको पीएसयू बैंक बहुत फार एंड फ्यू इन बिटवीन दिखेंगे। और अगर नंबर्स आते हैं तो अल्टीमेटली तो नंबर्स ही सच्चाई है, और इसी कारण ये रिएटिंग है और होगा। मुझे यही लगता है, ओवर ओनरशिप से अंडर ओनरशिप, पॉपुलर से हेटेड सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश ज्यादा है। मनीष जी, पिछले साल का सबसे खराब परफॉर्मर रहा ईएमएस स्पेस, जहां पर हमने देखा स्टॉक्स आधे हो गए ऑन एवरेज। लेकिन आज डिक्सन के नंबर्स के बाद और ओवरऑल नंबर्स के बाद एक सेंस बन रही है कि क्या वर्स्ट इज इन द प्राइस। आपका क्या व्यू होगा? तो अगेन यहाँ पर ओवर ओनरशिप, अंडर ओनरशिप। कल सिरमा जो ईएमएस में बहुत ही सुपरलेटिव नंबर्स डिक्लेयर किया, और डिक्सन जो मोटा मोटा ठीक ठाक नंबर्स डिक्लेयर किया वीजा वी एक्सपेक्टेशन। अभी यहाँ पर ओवर ओन स्पेस में डिक्सन, केन्स, ये सब ओवर ओन नेम्स है, बहुत ज्यादा ओवर एलोकेशन है, तो नंबर्स ठीक आए हैं। बट वैल्यूएशन क्या यहाँ से बहुत री रेट हो जाएंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऊपर से सब स्टॉक्स आधे हो गए। पर जहां पर अंडर ओनरशिप है, सिरमा जैसे नेम्स या एवलॉन जैसे नेम बहुत लोगों के पास नहीं होंगे, यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगी वीजा भी आपको केन्स या डिक्सन। मनीष जी, डिफेंस पे आपका व्यू क्या है? एक जिस एनवायरनमेंट में हैं हम, उसमें कहा जा रहा है कि, और ये पॉसिबल लग भी रहा है कि डिफेंस में एक सब्सटेंशियल एलोकेशन हाइक हो इस बार, इन मोर देन 15 to 20% और माइट बी 20%। डिफेंस पर आपको का व्यू क्या है इस वक्त? क्योंकि ये जुलाई 24 के बाद इस स्पेस में एक सब्सटेंशियल डिप था, लेकिन इस बार बीएल के नंबर्स अच्छे थे। आपका टेक डिफेंस पे इस वक्त? हाँ, तो देखिए, इस बार क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन अराउंड 2 लाख करोड़ की शॉर्टफॉल होगी। तो गवर्नमेंट के पास अब बहुत ज़्यादा कोई उपाय नहीं है, थोड़ा सा कैपिटल जो उनकी एक्सपेंडिचर है वो कट होगी। तो अब ये देखने वाली बात है कि किन एरियाज या किन सेक्टर्स में गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कट हो सकती है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, यहाँ पर मोटा मोटी एलोकेशन जो करनी थी वो हो गई है, और केपेक्स जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलोकेशन होगी। पर चूंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हमारे सामने हैं, और ऑपरेशन सिंदूर भी अगर खत्म नहीं हुआ है, तो 6.25 लाख करोड़ की एलोकेशन लास्ट ईयर करंट ईयर के बजट में थी FY 26,
और उसके बाद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए और 40-50 हज़ार करोड़ रुपए डाले थे। तो इस साल लगता है कि 7.5 लाख करोड़ के करीब का एलोकेशन बजट में डिफेंस की तरफ होगा, और इसी कारण बजट के पहले आपको डिफेंस के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इसमें भी काफी पिक एंड चूज रहेगा। इसमें भी जो टियर 1 वेंडर्स हैं, जो पीएसयूज हैं, वो भी गिने चुने ही हैं। आपके हैल है, मैसगांव है, बीईएल है, बीडीएल है, कोचिन है। तो ये सब में क्या है, अगेन बहुत ज्यादा ओवर ओनरशिप है, तो यहाँ भी रिस्क इज टू रिवॉर्ड देखने वाली बात ये होगी कि प्राइवेट सेक्टर में टियर 2 वेंडर्स में ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती है vis-a-vis बेसिकली ये टियर 1 वेंडर, जहां पर ओवर एलोकेशन, ओवर ओनरशिप की प्रॉब्लम है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी प्रायोरिटी विल बी योर डिफेंस। ओके, ये भारतीय में इस तरीके की जो शार्प करेक्शन आई, इसको आप कैसे देख रहे हैं मनीष जी, क्योंकि एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ करता था। तो 15 टाइम ईवी टू एबिटा, इससे ज्यादा आप एलोकेशन और कुछ दे नहीं सकते। बेसिकली 15% आरओसी बिजनेस को 15 टाइम ईवी टू एबिटा FY28 नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो स्टॉक प्राइस है, और ये कैविट ये है कि हमारे पास ये पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और हम ये स्टॉक होल्ड करते हैं। बट किस पॉइंट में वैल्यूएशन री रेटिंग होना बंद हो जाएगा, तो मुझे ये लगता है कि रोल फॉरवर्ड करने की बात है नंबर्स को, और 15 टाइम ईवी टू एबिटा एंड मोरलेस भारती का जो स्टॉक प्राइस है अभी मोटा मोटी उसी लेवल्स पर है। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि केपेक्स सरकार को जितना करना था कर चुकी है, सब्सटेंशियल अमाउंट डिप्लॉय कर चुकी है, जो पैसे का अभाव है वो शायद इसी स्पेस से किया जाएगा। एक दो पॉकेट्स को और लेते हैं जहाँ पर हमने अक्टूबर 2025 तक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव देखा था जी। आप देखिए, फॉर इंस्टेंस होटल्स ने अच्छा मूव दिया था, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल स्टॉक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, अनवाइंडिंग सेलिंग यहाँ पर भी थी पिछले 4 महीने में, स्टॉक्स लिक्विडेट हुए हैं 25 से 30%। ये कुछ और पॉकेट्स जहाँ पे आपकी दिलचस्पी हो इस वक्त? हाँ, दिलचस्पी बिल्कुल है, हॉस्पिटल्स में भी है, होटल्स में भी। बस माहौल का फर्क है। अक्टूबर 25 और जनवरी 26 में जो वैल्यूएशंस हैं, बिकॉज मंदी का माहौल है, जो एक बुलिश टाइम में जिस स्टॉक को 40 के पी में मिलता था, वो आज की डेट में सेम अर्निंग्स को 25 का पी डिस्काउंट हो रहा है। तो अर्निंग्स में कोई कमजोरी नहीं आई है, हॉस्पिटल्स बोल लीजिए, होटल्स बोल लीजिए, सिर्फ वैल्यूएशन में करेक्शन, और इसी कारण जो है नंबर्स आपके कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। बट ये सब अगर नेक्स्ट 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छे सेक्टर्स हैं, सेकुलर सेक्टर्स है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और एक लेवल ऐसा आएगा वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बताएगा कि दिस फार एंड नो फर्दर ऑन द डाउनसाइड। एंड मुझे तो यही लगता है हॉस्पिटल्स और होटल्स वेरी सून अपने को वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। हमने अपने वैल्यूएशंस को और कंजर्वेटिव कर लिया क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा मॉडरेट है, और बहुत बुलिश अर्निंग्स ग्रोथ के एनवायरनमेंट में और जो मॉडरेट अर्निंग्स ग्रोथ के एनवायरनमेंट में वैल्यूएशंस में डिफरेंस आती है, और जो रुपये की कमजोरी है उसके कारण जो टेंशन है इंडिया के मार्केट्स पर, वैल्यूएशन को कंजर्वेटिव करते हुए मुझे लगता है कि 20 या 25 टाइम ईवी टू एबिटा अगर आपको हॉस्पिटल से होटल्स मिलते हैं तो बहुत अच्छे बाय होंगे फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ओके, चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े, सभी सेक्टर्स पर निगाह रखी, और मेरे ख्याल से जब बजट आएगा उसके बाद और थॉट्स क्लियर होंगे आपके, उसके बाद एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे किस दिन और बात करेंगे बजट पे आपके टेक के। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब विषय को थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ते हैं फिर, और एक अर्निंग से हम गए मनीष जी के पास, फिर मनीष जी से निकल के उस चर्चा से अब चलते हैं फिर एक और अर्निंग्स की तरफ। हमारे साथ प्रिया हादीगर जी मौजूद हैं, CFO KPIT टेक्नोलॉजीज की। नंबर्स लेके आइए स्क्रीन पे इस बार। नेट प्रॉफिट में करीब 21% का ड्रॉप था सिक्वेंशली, 133 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू हालांकि 2% बढ़े इस क्वार्टर में, लगभग 1617 करोड़ रुपए वर्सेस 1587। प्रिया जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैम, वो हाइक या फिर ग्रोथ बॉटम लाइन में ट्रांसलेट नहीं हो पाई, मोर और लेस आप क्या मानती हैं? लेबर कोड इम्पैक्ट, और एक और चीज़, ये जो रेवेन्यू में ग्रोथ है उसको स्पॉन्सर किसने किया, वो ग्रोथ आई कहाँ से? ये जो हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ है ये हमारे AI इन्फ्यूज मोबिलिटी सॉल्यूशंस की तरफ से आई है।
आपको हमें बताने की बहुत खुशी हो रही है दैट KPIT का AI एजेंटिक प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट की अजूर प्लेटफॉर्म ने सराहा है और मोबिलिटी इकोसिस्टम में ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या व्हीकल डायग्नोस्टिक या व्हीकल इंटीग्रेशन एंड वैलिडेशन की तरफ में KPIT का एजेंटिक AI सॉफ्टवेयर बहुत उम्दा तरीके से यूज हो रहा है। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी लीप है, बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो बेसिकली ये जो आपको ग्रोथ दिख रही है वो KPIT सॉल्यूशंस का फोकस एक तरह का नजरिया के हिसाब से आई है। ऑफ हाईवे और कमर्शियल व्हीकल के तरफ से जो हमारा एक तरफ का फोकस है वहां से आ रही है और हमारा ऐसे मानना है कि मिड टर्म में हमारा फोकस एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्यूशन ओरिएंटेड सर्विसेज जिसे हम बोल रहे हैं AI इन्फ्यूज मोबिलिटी, वो मिड टर्म के लिए हम बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो हम कॉन्फिडेंट है दैट Q4 भी हमारा एक बेस्ट क्वार्टर होगा रेवेन्यू की तरह से आप देखें तो इस साल के लिए। और आपने दूसरी चीज हमसे पूछी है मार्जिन्स के बारे में। आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें हमारी तो 133 करोड़ जो आई है वो एक लेबर कोड जो आपको पता होगा जिसका एक सभी कंपनी के ऊपर एक वन टाइम इम्पैक्ट आया है। अगर आप वो वन टाइम इम्पैक्ट निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है 180 करोड़ जो बेसिकली पिछले क्वार्टर से बहुत ही ज्यादा है। तो 11.2% एक्चुअली हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। ये वन टाइम इम्पैक्ट हम निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन जैसे आपने अभी मुझे पूछा इबिटा मार्जिन, हमें लगता है दैट ये स्टेडी मार्जिन हम बरकरार रख सकते हैं। AI एजेंटिक सॉफ्टवेयर विल हेल्प अस डू दैट एंड ऑल्सो आप अगर रिजल्ट्स में देखें वापस में आपको Q3 रिजल्ट्स की तरफ लाना चाहती हूँ। आप हमारे देखें तो पर पर्सन रेवेन्यू बहुत ही एक सिग्निफिकेंट हमने अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट की है। तो वो ये सब जो चीजें हैं या फिक्स प्राइस के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी बढ़ोतरी, ये सब चीजें बेसिकली मार्जिन इम्प्रूवमेंट और मार्जिन का एक स्टडी फ्लो रखने के लिए बहुत प्रिया, बिल्कुल प्रिया जी गुड मॉर्निंग। अच्छा आपने कहा Q4 आपके लिए बेस्ट होगा, तो क्या वो उसके बाद FY27 में भी एक्सटेंड होगा? FY27 वर्सेस FY26 कितनी ग्रोथ हो सकती है? हम गाइडेंस तो अभी नहीं दे सकते बट ये चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी दैट FY27 विल डेफिनेटली बी बेटर देन FY26। FY27 विल डेफिनेटली बेटर देन FY26। और इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ कितनी होगी आपकी और एक्विजिशन से कितनी? देखिए अभी हमने Q3 के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। Q3 में अगर आप देखें तो हमारी जो एक्विजिशंस की है उसकी वजह से 3.4% ग्रोथ हुई है। और आगे जाके आप बात करेंगे तो ये इंटीग्रेशन एक बहुत ही उम्दा तरीके से हो रहा है, तो ये जरा डिफरेंशिएशन देना मुश्किल होगा बट हम फोकस कर ही रहे हैं सभी जगह पे। हमारा KPIT का AI agentic solution as well as looking after all our acquired entities. So reported growth for KPIT for FY27 will definitely happen. शुक्रिया प्रिया जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको। और इस शो को समेटने का वक्त आ गया है। मार्केट में देखिए बहुत वॉलेटिलिटी है, रिकवरी है लेकिन टिक नहीं पा रही है। मिड कैप्स भी काफ़ी वॉलेटाइल हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। आई एम श्योर आपके काफ़ी सवाल होंगे और कंचन और श्रेया तैयार हैं आप दोनों? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। चलिए शुक्रिया कंचन। और ट्रेडर्स हॉटलाइन इस छोटे से ब्रेक के बाद।